चलो बच्चे बात बंद करो बेटा जरा जल्दी से और बोर्ड पर देखो। लास्ट पे डिफ्रैक्शन हो गया था। ये लास्ट पार्ट है पोलराइजेशन, जिसमें दो फॉर्मूले हैं या दो लॉज हैं। एक है ब्रूस्टर्स लॉ और एक मेलस लॉ। पहले सारा थियोरेटिकल पार्ट पर डिस्कस करा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारा नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके खत्म करते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। कल से आप डेली डिस्कशन जो भी जिसको करना है, कल का दिन रखते हैं एक्सरसाइज 1 के लिए, क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन है। और मंडे को रखेंगे एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, और ट्यूसडे को रखेंगे सारे बिगनर्स बॉक्स और इलस्ट्रेशन जिसको जो पूछना है। ऐसे करके ट्यूसडे को सारा पार्ट ट्यूसडे तक डिस्कस करके वेव ऑप्टिक्स को वाइंड अप करेंगे। जो 1 तारीख को शायद टेस्ट है, उस टेस्ट में केवल वेव ऑप्टिक्स आएगा, रे नहीं आएगा। हालांकि तब तक रे काफी हद तक काफी अच्छा कवर हो जाएगा, पर वो उसके बाद वाले टेस्ट में देंगे। एक टेस्ट में एक ही चैप्टर लो, पर थोड़ा तरीके से उसको कवर कर लो। जितने भी क्वेश्चंस आपको जहां भी मिलते हैं वो सारे ही कर लो, जिसमें डाउट है वो सारे ही पूछ लो, और इतना स्ट्रांगली चैप्टर को खत्म कर लो कि जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए किसी भी वैरायटी के, वो सारे ठीक हो जाएं। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो आज केवल पोलराइजेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चन 2 ही हैं। हालांकि 2 को फिर अपन 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, पर मेनली लॉ 2 ही हैं। लाइट को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है अनपोलराइज्ड लाइट, एक कहलाता है पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन सब डायरेक्शंस में होते हैं। सब डायरेक्शंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन या ऑर्डिनरी बल्ब। ऑर्डिनरी बल्ब का मतलब होता है जो पुराने समय में यूज में आता था, पीली सी या येलो कलर की लाइट जो एमिट करता था, उसको ऑर्डिनरी बल्ब कहते हैं। सन से जो लाइट एमिट होती है उसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन सब डायरेक्शंस में होते हैं, तो वो अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। अगर पार्टिकल के वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो उसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पोलराइजेशन से लाइट का ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ होता है। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल एसएचएम करता है। एक क्वेश्चन जो कुछ लोगों ने मॉड्यूल में देखा होगा, एक्सरसाइज 1 में गिवन है, और वो क्वेश्चन ये है कि इंटरफेरेंस से वेव का कौन सा नेचर वेरीफाई होता है। इंटरफेरेंस सारी वेव्स पर एप्लीकेबल है, इसलिए इंटरफेरेंस से कोई नेचर वेरीफाई नहीं होता। जो चीज सब पर एप्लीकेबल है उससे कोई नेचर वेरीफाई नहीं होता, लेकिन पोलराइजेशन से ट्रांसवर्स नेचर वेरीफाई होता है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं और आप दोनों एक दूसरे से डेली मिलते हैं, इसकी बहुत सारी डिविजन्स हैं जो चलती नहीं है। एक प्री मेडिकल जिसमें आप बैठे हो, एक जेई मेंस है, एक आईआईटी है, एक कॉमर्स है, एक आईएएस है, एक आरएएस है। बहुत सारी डिविजन्स एलन की चलती हैं। इन सारे स्टूडेंट्स की जो ड्रेस है वो सेम ही है जो आप पहनते हो। यहाँ जेई मेंस 4th फ्लोर पे लगता है, तो उनको भी यही ड्रेस मिली है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी यही ड्रेस मिली हुई है। कोई भी बच्चा जो ये ड्रेस पहन के बाहर निकलता है उसको दूर से देख के ये तो बताया जा सकता है कि वो एलन का स्टूडेंट है, पर ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी डिवीजन का स्टूडेंट है। इसी तरीके से अगर कोई वेव इंटरफेरेंस करती है तो ये तो बता सकते हैं कि वो वेव है, पर कौन सी है। तो इंटरफेरेंस से वेव का कोई नेचर वेरीफाई नहीं होता, पोलराइजेशन से ट्रांसवर्स नेचर वेरीफाई होता है। बाजार में 3 चीजें मिलती हैं। पहला निकोल प्रिज्म, दूसरा पोलरॉइड, और तीसरा कैल्साइट क्रिस्टल। इन 3 चीजों को
दो तरीके से यूज में लिया जाता है, एक कहलाता है पोलराइजर, एक कहलाता है एनालाइजर। पोलरॉइड का स्ट्रक्चर काफी कुछ केमिस्ट्री के बेंजीन से मिलता जुलता है। ये सपोज एक पोलराइजर है। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर को क्रॉस करती है या किसी पोलराइजर से बाहर निकलती है तो पोलराइजर अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करते समय उसकी इंटेंसिटी को आधा कर देता है। इस प्रॉपर्टी का यूज सनग्लासेस में किया जाता है। सनग्लासेस, धूप के चश्मे, गर्मियों में बहुत सारे लोगों की आदत होती है धूप के चश्मे पहनकर बाहर निकलना। सन से जो लाइट आती है दिन में, उस लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब वो लाइट आंखों में जाती है तो कुछ लोगों को आंखों में प्रॉब्लम रहती है, जिससे बचने के लिए वो सन ग्लासेस का यूज करते हैं। तो सन ग्लासेस आधी इंटेंसिटी को रोक देता है, आधी इंटेंसिटी को आंखों में जाने देता है। ये इस पोलराइजर की प्रॉपर्टी है। एनालाइजर लेबोरेटरी में चेक करके बताए कि कैसी लाइट है, उस चेक करने के लिए आता है एनालाइजर। सपोज मुझे एक बल्ब दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि इस बल्ब से कैसी लाइट एमिट हो रही है, चेक करके बताओ। तो तरीका सिंपल है, उस बल्ब से जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट को मैं एनालाइजर से क्रॉस कराऊं। एनालाइजर से क्रॉस कराते समय मैं इस एनालाइजर को अपनी जगह अपने एक्सिस पे 360 डिग्री रोटेट करूं, यानी एक चक्कर इसका पूरा घुमाऊं। बाहर निकलने के बाद जो लाइट निकले उसकी इंटेंसिटी में मेजर करूं। अगर इंटेंसिटी में कोई चेंज ना आए तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। थर्मल फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि इंटेंसिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट बाजार में मिलता है जिसको कहते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से इनिशियल इंटेंसिटी मेजर कर लो, पायरोमीटर से फाइनल इंटेंसिटी मेजर कर लो। अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है तो यानी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है। सेकंड, अगर इन लाइट बाहर निकले उसकी इंटेंसिटी चेंज हो, चेंज होने के साथ साथ एक रोटेशन में दो मैक्सिमास और दो मिनिमास ना आए तो वो पार्शली पोलराइज्ड लाइट है। पार्शली का मतलब कुछ पार्ट पोलराइज्ड, कुछ पार्ट अनपोलराइज्ड। इसी तरीके से तीसरे केस में अगर लाइट बाहर निकले, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो, लेकिन एक रोटेशन में दो मैक्सिमास और दो मिनिमास आ जाएं तो वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। एक आध बच्चे के मन में आता है, सर ये 2 बार का क्या चक्कर है, 1 बार या 3 बार ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। वेव में बताते हैं कि जब कोई वेव चलती है तो उस वेव के एक ऑसिलेशन में पार्टिकल 2 बार मैक्सिमा पे जाता है और 2 बार मिनिमा पर आता है। और क्योंकि पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर को वेरीफाई करने का फिनोमिना है, तो इसमें एक रोटेशन में दो मैक्सिमास या दो मिनिमास आ जाएं तो वो पोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के 5 मेथड्स होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा रिफ्रैक्शन मेथड, तीसरा डबल रिफ्रैक्शन या 2 बार रिफ्रैक्शन, चौथा फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग, पांचवा जिसको कहते हैं डायक्रोइज मेथड। डायक्रोइज में एक फिल्म होती है जो आइडोकुनिन सल्फेट सॉल्यूशन से बनी होती है। इस फिल्म का काम अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये 5 मेथड्स हैं जिससे हम अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 5 मेथड्स में 2 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड को डिस्कस करने के लिए ये एक मीडियम का सरफेस है जिसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट आके टकराई। ये अनपोलराइज्ड लाइट है।
जितने एंगल पे टकराई उस एंगल को कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, जिसको लिखते हैं आईपी से। दिस इज पोलराइजिंग एंगल। यहां आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, जो रिफ्रैक्ट होकर जाती है वो दोनों का मिक्सचर होती है, जिसको अपन पार्शियली पोलराइज्ड भी कहते हैं। इसे रिफ्लेक्शन फिनोमेना इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है केवल वो पोलराइज्ड है, दूसरी वाली पोलराइज्ड नहीं है। फिगर में इस एंगल को आर मान लें, इस एंगल को आर डैश मान लें। मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। ये 90 कर देते हैं तो यहां से आर डैश आ गया। रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई बराबर एंगल आर, आर को आईपी से रिप्लेस कर दें। रे ऑप्टिक्स में आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहां आई की जगह है आईपी, आर की जगह है आर डैश। आर डैश को सब्स्टिट्यूट कर दें 90 माइनस आईपी से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। इसको कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। नीट को ये ब्रूस्टर्स लॉ बड़ा पसंद है। इस ब्रूस्टर्स लॉ पे सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। नीट 2021 में पूछा गया कि इस ब्रूस्टर्स लॉ में जो पोलराइजिंग एंगल है उसकी रेंज बताओ। रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सबसे कम होता है 1, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेंगे तो आईपी 45 हो जाएगा। और टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, 1090 इज इनफाइनाइट, तो ये रेंज 45 से 90 के बीच में टिक करके आना था। अभी 2022 में क्वेश्चन आया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, ये एंगल दिया है 60, और ये पूछा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल बताओ। तो ये हमेशा 90 होता है, तो ये टिक करके आना था 90। तीसरा क्वेश्चन नीट में आया कि जब कभी अनपोलराइज्ड लाइट किसी मीडियम के सरफेस पर पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होती है तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कोई खास टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते। ये पहला मेथड है रिफ्लेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मीडियम के पार्टिकल पर एक लाइट रे या एक अनपोलराइज्ड लाइट आके इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद सब डायरेक्शंस में स्कैटर होती है। सब डायरेक्शंस में स्कैटर होते समय वो रेलेस लॉ को फॉलो करती है। रेले एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका ये कहना था कि जो लाइट स्कैटर होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। ट्रैफिक सिग्नल्स लाल रंग के होते हैं स्कैटरिंग के कारण। लाल रंग बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहता है, दूर से आसानी से दिखाई दे जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेलवे ट्रेन्स। इंडिया में जो रेलवे ट्रेन्स का नेटवर्क है उस नेटवर्क में इनिशियली ये ट्रेन्स पहले 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, जिसको बढ़ा के अब इन्होंने 150 160 तक किया है। जो अब ट्रेन चल रही हैं जिसमें सबसे वीआईपी ट्रेन्स आती हैं
तेजस, वंदे भारत, इनकी स्पीड 140-150 किलोमीटर की रखी गई है। अब नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्टेड है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर रखी गई है। जिस दिन वो ट्रेन सक्सेसफुली चलेगी तो 320 का मतलब होता है 1 मिनट में 5 किलोमीटर। उस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर को कितनी दूरी से सिग्नल दिख जाएगा, ये रेड कलर का कमाल है। आप भी कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो अक्सर अपन लोगों की आदत होती है कि स्टेशन आने से पहले गेट के पास खड़े होकर बाहर देखना। तो उसमें कई बार रात को जब ट्रेन चल रही होती है तो बाहर झांक के देखते हैं तो रेड कलर का सिग्नल बहुत दूर से दिख रहा होता है। तो ये स्कैटरिंग फिनोमिना है। दूसरा एग्जाम्पल आता है, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। आसमान नीले रंग का दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से। जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम है VIBG YUR, उसमें सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है। एक आध बच्चे के मन में कई बार आता है कि वॉयलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो बोलना तो ये चाहिए स्काई अपीयर्स टू बी वॉयलेट, लेकिन बोलते ही हैं स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू और याद भी यही कर लेते हैं। तो क्यों, वाई नॉट वी शुड से स्काई अपीयर्स टू बी वॉयलेट? हाँ, क्या वॉयलेट कलर की लाइट सेंसिटिव है, आइस के लिए सेंसिटिव है। शाबाश। चलो खैर कोई नहीं, मैं बताता हूं। हमारी आंखें सबसे ज्यादा येलो कलर के लिए सेंसिटिव हैं, वॉयलेट के लिए सेंसिटिव नहीं है। सन से आने वाली लाइट व्हाइट लाइट है पर येलो दिखती है, क्योंकि हमारी आंखें येलो कलर के लिए सेंसिटिव हैं। ये जो क्वेश्चन है जिसको मैंने पूछा और आपने कहा हमारी आंखें, तो वो आंखें की प्रॉब्लम नहीं है, वो पिछले साल की ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैं बताता हूँ कारण। ये दिक्कत यही है, मुझे बहुत डर लगता है कुछ पॉइंट्स में कि बच्चे क्या है, अपने वाले बेचारे बहुत सीधे हैं, इनको क्या है कोई भी कैसा भी घुमा देता है, और फिर ये बेचारे सब एग्जाम टाइम में मर जाते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है पढ़ाने में। आजकल क्या है, मैं बहुत घबराता हूँ। हैं, तुम तो मुझसे पढ़े हुए हो शायद पहले ना। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। कब पढ़े थे, 2 साल हो गए क्या? हाँ, देखो मेमोरी बहुत शार्प है। बादाम नहीं खाता, पैसे ही नहीं मिलते, 50 रुपए रोज के मिलते हैं, कहां से बादाम खाऊं? हैं, 50? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, 50,000। आप भी पढ़े हुए हो शायद मुझसे, है ना? शाबाश। ये भी है। कौन से बैच में थे आप बेटा? अच्छा, वो जिसमें मैं एक ही चैप्टर पढ़ा के भाग गया था, वेव ऑप्टिक्स। मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा पढ़ाने में बिलीव नहीं करता। लास्ट ईयर क्या है, इसके पास वाले फेस में क्लास चल रही थी तो इसमें ज्यादा हंगामेदार बच्चे थे, तो मैंने क्या किया कि एक चैप्टर पढ़ाया। सुनो तो सही, एक चैप्टर पढ़ाया वेव ऑप्टिक्स, फिर मैंने बड़े लोगों को बोला, मैंने कहा मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कि क्यों सर? मैंने कहा यार वो पढ़ना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती मेहनत करके मेरा क्यों खून जला रहे हो? तो फिर मैंने वो चैप्टर के बाद छोड़ दिया था। फिर किसी और ने पढ़ाया था। बाबा ने पढ़ाया होता तो 2-3 साल अभी और यहीं रुकते वो। बाबा तो पक्का विश्वास का काम करते हैं। हाँ, नहीं वो भाई देखो क्या है, मेरे से तो बहुत बड़े हैं, तो मैं तो उनको माँ महीम बोलता हूँ, तो मैं तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो क्या है, जिस लेवल पे पढ़ाते हैं उस लेवल पे हर किसी की समझ में आना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, अपन बच्चे हैं, मतलब मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चे हो, तो उसके इसमें पहले वो तो पढ़ लें जो बेसिक है। एक दिन वो समझ में आ जाएगा, फिर हाई लेवल पे भी पढ़ लेंगे। ये जो क्वेश्चन था इस पे बात चल रही थी, तो इसका सही आंसर बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही हैं, जिसकी वजह से सन से एनर्जी एमिट हो रही है।
जो एनर्जी सन से एमिट होती है वो कहां से आती है, जिसको अपन मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सन से बहुत सारी एनर्जी एमिट हो रही है, वो जो एनर्जी एमिट होती है उसमें वॉयलेट कलर का अमाउंट कम है, ब्लू का अमाउंट एज कंपेयर टू वॉयलेट और इंडिगो ज्यादा है। जो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है। एग्जैक्ट कारण ये है, ये नहीं है कि हमारी आंखें वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमारी आंखों को सबसे ज्यादा अच्छा कलर दिखाई देता है येलो। येलो कलर के लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। कि 2 साल पहले एलन का जो बैग आप यूज करते हो, इसके ऊपर एलन येलो कलर से ही लिखा था। बहुत दूर से दिखता था, बहुत दूर से चमकता हुआ दिखता था। येलो कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। येलो के लिए एक वर्ड मैंने पहले शायद बताया, सोडियम लाइट, वो भी येलो ही होती है। येलो की रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 5700 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। इस फिगर में जो लाइट इंसिडेंट होती है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही पोलराइज्ड होता है। स्कैटर तो सब डायरेक्शंस में होती है, लेकिन पोलराइज्ड केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। इसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग। नीट में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो यहां से आता है, जिसको कहते हैं मेलस लॉ। मेलस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका ये कहना था कि हर पोलरॉइड का अपना एक एक्सिस होता है, जिसको ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। लाइट केवल इसी एक्सिस से बाहर निकलती है, दूसरे एक्सिस से बाहर नहीं निकलती। अगर किसी पोलरॉइड पर ए एम्पलीट्यूड और आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट थीटा एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट निकालें तो थीटा डायरेक्शन में हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट आता है। मेलस का कहना था कि जो लाइट ट्रांसमिशन एक्सिस से बाहर निकलती है उसका एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है, के ए स्क्वायर को लिख दें आई नॉट। तो ये मेलस लॉ है जिससे इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्योंकि 2 के बाद तीसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक तो मेलस लॉ, जिसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो या तो इंटेंसिटी निकालनी होती है या एम्पलीट्यूड निकालना होता है। दूसरा ब्रूस्टर्स लॉ, जिसमें या तो पोलराइजिंग एंगल निकालना होता है या म्यू निकालना होता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। थियोरेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे थियोरेटिकली पहला क्वेश्चन नीट में आया वो ये था, पोलराइजेशन से कौन सा नेचर प्रूव होता है। दूसरा ये है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजिंग शीट या पोलराइजर पर इंसिडेंट होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। यहां से खूब क्वेश्चंस आते हैं, सब आसान आते हैं। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी सरफेस पर पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ट्रैफिक सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? स्कैटरिंग के कारण। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये छोटा सा पार्ट है जो काम का पार्ट है, तो ये पहले सारा लिख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम लिखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पहली लाइन से लिखेंगे। According to Maxwell,
According to Maxwell, light travels in the form of electromagnetic wave. According to Maxwell, light travels in the form of electromagnetic wave. If the vibrations of electric field vector are present in all directions, then it is called unpolarized light. Then it is called unpolarized light. Example, sun, ordinary bulb. Next line. If the vibrations are restricted, in one direction, then it is called polarized light. Then it is called polarized light. Next line. Polarization of light proves the transverse nature of light. Polarization of light proves the transverse nature of light. Next line. Nicol prism or Polaroid Nicol prism or Polaroid or calcite crystal can be used as polarizer and analyzer. Can be used as polarizer and analyzer. Next line. When unpolarized light passes through a polarizer, then the emergent light is completely polarized. Then the emergent light is completely polarized with half intensity. This property is used in sunglasses. This property is used in sunglasses. Next line. In laboratory, if the given light is passed through analyzer, then
and in one complete rotation first point, if the intensity of emergent light does not change, if the intensity of emergent light does not change, then it is unpolarized light. Then it is unpolarized light. Second point, if the intensity changes, but maxima and minima does not occur twice, then it is partially polarized light. Third point, if the intensity changes, and maxima and minima occurs twice, then it is completely polarized light. Next line. Polarized light can be obtained by 5 methods. Polarized light can be obtained by 5 methods. First, by reflection. Second, by refraction. Third, by double refraction. Fourth, by scattering. Fifth, by dichroism. नेक्स्ट रीडिंग लिखो बाय रिफ्लेक्शन. When unpolarized light is incident, on the surface of the medium, at the polarizing angle, by which reflected and refracted waves are perpendicular,
then the reflected light is then the reflected light is 100% polarized and refracted light is partially polarized. And refracted light is partially polarized. फिगर बनाओ, मैथमेटिक्स इसकी बोर्ड से कॉपी करो, ऑप्टिकल ब्रूस्टर्स लॉ. फिगर और मैथमेटिक्स. इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लिखना, बाय स्कैटरिंग. When unpolarized light is incident on the particles of the medium, when unpolarized light is incident on the particles of the medium whose size is small, as compared to wavelength, then light gets scattered in all directions. Obeying Rayleigh's law.
obeying Rayleigh's law. बोर्ड से लिखो ये लॉ, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4. इसके नीचे लिखना and the light perpendicular to the incident part and the light perpendicular to the incident part is completely polarized. And the light perpendicular to the incident part is completely polarized. Example, traffic signals are of red color traffic signals are of red color and sky appears to be blue. And sky appears to be blue. एक तो ये फिगर बना लो स्कैटरिंग में, और ये मेलस लॉ बोर्ड से कॉपी करो बच्चे. हो गया? चलो अब जरा कुछ क्वेश्चंस करो अपने आप मेलस लॉ और ब्रूस्टर्स लॉ पर. पहला क्वेश्चन लिखो. Unpolarized light moving in air unpolarized light moving in air is incident
Unpolarized light moving in air is incident on the surface of the medium at a polarizing angle of 60 degree. At the polarizing angle of 60 degree. Then calculate first point, refractive index of the medium, refractive index of the medium. Second, angle of refraction. Second, angle of refraction. Third, velocity of light in the medium. Velocity of light in the medium. Fourth, critical angle of the medium. Critical angle of the medium. करो बच्चे. पहले का आंसर √3, तो म्यू बराबर 10 IP, दिस इज √3. सेकंड का आंसर शाबाश 30. दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं और या स्नेल्स लॉ से कर सकते हैं. फॉर्मूले से कर लेते हैं. R' बराबर 90 माइनस IP. IP is 60, so it becomes 30. थर्ड का आंसर वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में आई थी मैक्सवेल्स थ्योरी, जिसमें लिखा था म्यू बराबर C/V. तो V विल बी इक्वल टू √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. रे ऑप्टिक्स में आता है क्रिटिकल एंगल, जिसको लिखते हैं साइन IC बराबर 1/μ. IC से लिखते हैं क्रिटिकल एंगल को. तो म्यू निकाला √3, तो IC विल बी साइन इनवर्स 1/√3. Unpolarized light of intensity 10 lumen. Unpolarized light of intensity 10 lumen. बोर्ड पे लिखा है इंटेंसिटी का एक यूनिट ल्यूमेन भी होता है और एक तो ऑफ कोर्स वॉट पर स्क्वायर मीटर होता ही है. Unpolarized light of intensity 10 lumen passes through a Polaroid by which the intensity of emergent light is 2.5 lumen. Then find the angle between
Then find the angle between incident light and transmission axis. Then find the angle between incident light and transmission axis. NEET 2022. मेलस लॉ से करो बच्चे. 30, 45, 60 तीन तो आंसर आ गए. चौथा नन ऑफ दीज कर देते हैं. इमरजेंट इंटेंसिटी गिवन है, इंसिडेंट इंटेंसिटी गिवन है. cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. cos थीटा की वैल्यू 1/2 इज एट 60. हाँ जी, ट्रांसमिशन एक्सेस क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये रहा, इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिशन एक्सेस के बीच का एंगल. नेक्स्ट, two Polaroids are placed at an angle of 45 degree. Two Polaroids are placed at an angle of 45 degree with each other. Two Polaroids are placed at an angle of 45 degree with each other. If unpolarized light of intensity I0, if unpolarized light of intensity I0 is incident on first Polaroid, is incident on first Polaroid, then find the intensity emerging from second Polaroid. Then find the intensity emerging from second Polaroid. JEE 2011, दो Polaroids का केस. Yes. जब कभी दो या तीन पोलराइड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं कहा जाता, तो पहले को पोलराइजर मान के क्वेश्चन को करते हैं. अगर पहला पोलराइजर होगा तो पोलराइजर से जब लाइट बाहर निकलती है तो वो इंटेंसिटी को आधा कर देता है. अब जब लाइट दूसरे पर जाएगी तो दूसरे के लिए मेलस लॉ का यूज करेंगे. I बराबर I0/2 cos square 45, so this is I0/4. Two Polaroids are placed at an angle of 60 degree. Two Polaroids are placed at an angle of 60 degree with each other. Two Polaroids are placed at an angle of 60 degree with each other. If unpolarized light of amplitude A
If unpolarized light of amplitude A having intensity I naught is incident on first Polaroid then first point, find the percentage of incident light emerging from second Polaroid. Find the percentage of incident light emerging from second Polaroid. Second point, find the amplitude of emergent light. Find the amplitude of emergent light. करो बच्चे. पहले से लाइट बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी. दूसरे के लिए मेलस लॉ का यूज करेंगे. दिस इज मेलस लॉ. यहां से इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी आ जाएगी. परसेंटेज को निकालने का तरीका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100. दिस इज 12.5%. इंटेंसिटी इमर्जेंट लाइट की आई नॉट बाय 8. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. अगर इंटेंसिटी 1/8 टाइम्स हो गई तो एम्पलीट्यूड 8 का रूट हो जाएगा. 8 का रूट मीन्स 2√2. After passing through a polarizer, emergent light of intensity I naught is incident on a Polaroid making an angle of 30 degree. Making an angle of 30 degree with the transmission axis. Making an angle of 30 degree with the transmission axis. Then find the intensity of emergent light. Then find the intensity of emergent light. NEET 2023.
इस क्वेश्चन में भी दो पोलरॉइड्स हैं, लेकिन एक से बाहर निकलने के बाद की इंटेंसिटी गिवन है, इनिशियल इंटेंसिटी गिवन नहीं है। पहले से बाहर निकलने के बाद की इंटेंसिटी गिवन है आई नॉट, तो हम डायरेक्टली मेलस लॉ लगा दें। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, 3 I0/4। 2 Polaroids P1 and P2. Two Polaroids P1 and P2 are placed perpendicular to each other. Two Polaroids P1 and P2 are placed perpendicular to each other. And a third Polaroid P3 and a third Polaroid P3 is placed between them, and a third Polaroid P3 is placed between them, making an angle of 45 degree with P1. Making an angle of 45 degree with P1. If unpolarized light of intensity I0 if unpolarized light of intensity I0 is incident on P1, if unpolarized light of intensity I0 is incident on P1, then find the intensity emerging from P2. Then find the intensity emerging from P2. 3 Polaroids need 2016. सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है 2 Polaroids P1 and P2 are placed perpendicular. ये दो पोलरॉइड्स के एक्सेस हो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में तीसरा पोलरॉइड P1 के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तीसरा पोलरॉइड 45 का एंगल बना रहा है। एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180, ये 45, ये 90, तो बचा 45। जब सारे एंगल्स दिख गए तो हम मेलस लॉ से सारे फिगर पे शुरुआत कर सकते हैं कैलकुलेशन की। सबसे पहले लाइट P1 पे जाएगी, P1 इंटेंसिटी को आधा कर देगा। इसके बाद लाइट P3 पे जाएगी तो P3 और P1 के बीच में एंगल 45 का है। इसके बाद लाइट P2 पे जाएगी तो P3 और P2 के बीच का एंगल 45 है। ये आ जाएगा I0/4 और फिर से 45।
I naught by 8. Light of wavelength 500 nanometer light of wavelength 500 nanometer is incident on two slits. Light of wavelength 500 nanometer is incident on two slits placed 1 millimeter apart. Placed 1 millimeter apart and screen is 1 meter away. And screen is 1 meter away. Then, first point, how many bright fringes will be formed? How many bright fringes will be formed in 1 centimeter of the screen? How many bright fringes will be formed in 1 centimeter of the screen? Second point, at what distance from the center? At what distance from the center resultant intensity is half of the maximum intensity? Resultant intensity is half of the maximum intensity. Solve. How many means n. पहले पार्ट को तो इससे करो, x बराबर n लैम्डा d बाई डी, और सेकेंड पार्ट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मींस आई रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला जो हमने कॉपीज में लिखा था ये। पहले पार्ट में x गिवन है, n निकालना है, लैम्डा नैनोमीटर से मीटर, कैपिटल डी और छोटा डी रख दें, तो n की वैल्यू आती है 20। सेकेंड पार्ट में लिखा है रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है 4i, तो रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। क्या निकालना है? डिस्टेंस यानी एक्स। डेल्टा एक्स नहीं निकालना, डेल्टा एक्स तो पार्ट डिफरेंस होता है। YDSE के डेरिवेशन में डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला लिखा था dx बाई डी। एक्स निकालना है, सॉल्व करो एक्स।
4i से 4i कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1/√2 बन जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है π/4 पर। पाई से पाई कट जाएगा, x निकालना है 0.125 mm। लैम्डा कैपिटल D छोटा d 0.125 mm। The intensity variation in the interference pattern obtained by two coherent sources is 5% of the average intensity. Is 5% of the average intensity. Then find the ratio of intensity of both waves. Then find the ratio of intensity of both waves. परसेंट का मतलब 100 में से होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर ये कहता है कि सर मेरे बोर्ड में 90% मार्क्स हैं, तो 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं, तो इस क्वेश्चन में हम पहला काम करते हैं, सपोज एवरेज इंटेंसिटी को मान लेते हैं 100। तो 100 ही क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है परसेंट, इसलिए हमने 100 माना। दूसरा लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थी द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न स्क्रीन पे बनता है उसमें एक ब्राइट एक डार्क फ्रिंज बनती है। तो ब्राइट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, डार्क पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो 5% का वेरिएशन है। तो 5% का वेरिएशन होने का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 5% ज्यादा है, मिनिमम इंटेंसिटी 5% कम है। ये वेरिएशन हो गया। आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू मिल गई, एक को दूसरे से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो I1 I2 का रेशियो आ जाएगा। आई मैक्स को लिखेंगे √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। आई मिनिमम को लिखेंगे √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 105/95 विच इज 21/19। इसमें कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज वो है कि 100 क्यों माना, और दूसरी चीज ये है कि +5 और -5 क्यों किया। 100 इसलिए माना
कि परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। क्वेश्चन में एक वर्ड है इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है, इसलिए ऐसा माना। हेलो, हाँ जी, गुस्सा हो गई। हाँ जी, क्या बोला? सैलरी सुन के फोन काट तो उसने मुझसे पूछा सर लोन की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा हाँ। उसने कहा कितना लोन चाहिए, मैंने कहा 1 करोड़। उसने कहा कितनी सैलरी है, मैंने कहा 10,000। तो जितनी है उतनी तो बताऊंगा ना बेटा। हाँ, इतनी कम बोल दी? अरे मेरे बच्चे कम नहीं बोली, इतनी है बेटा। यार आप लोग क्या है, दिक्कत यही है कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते। हाँ, स्टेटमेंट दिखा दूंगा तो मान लोगे पक्का? फिर 1 करोड़ तुम्हें देने पड़ेंगे। हाँ जी,